प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के संकेतांक 822 बीएएल खंड बा भाग 2 अर्थात खंड बा में प्रश्न 1 और 2 को इससे पूर्व के सेशन में हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो 6 अंक में पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब हम देखेंगे खंड बा भाग 2 अर्थात प्रश्न संख्या 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को। देखें, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो उसका प्रथम, द्वितीय और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 6 अंक में आया हुआ है। देखिए, इसको हल करने का आसान सा तरीका है। इन पदों का योग चूंकि दिया है, इन पदों का योग जिसे प्रतीक यसियन लिखते हैं, और देख रहे हैं यसियन बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। और यदि हम n बराबर 1 रख दें तो देख रहे हैं एक पद का योग अर्थात पहला पद मिल जाएगा। n बराबर 1 रखने पर देख रहे हैं n बराबर 1 रख लेंगे, तो n बराबर 1 रखने पर यस1 इक्वल टू देख रहे हैं इनके स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सरल करते हैं तो देख रहे हैं 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो देख रहे हैं 4 माइनस 1 बराबर 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार n बराबर यदि हम 2 रख देते हैं, देख रहे हैं n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर n के स्थान पर 2 रखेंगे तो दो पदों का योग मिलेगा s2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो 4 दुनाई 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। देख रहे हैं 8 से 4 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। तो ये आया दो पदों का योग। तो देख रहे हैं एक पद का योग अर्थात पहला पद, प्रथम पद a1 मिल जाता है और दो पदों का योग s2 मिला है। तो देख रहे हैं दो पदों के योग से यदि हम एक पद के योग को घटा दें तो इससे दूसरे पद का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं दूसरा पद a2 बराबर मिलेगा, दो पदों के योग से हम एक पद के योग को घटाएंगे, s2 का मान देख रहे हैं s2 का मान मिला है 4 के बराबर और s1 का मान देख रहे हैं 3 है। तो इस प्रकार से 4 माइनस 3 बराबर देख रहे हैं 1, तो ये दूसरा पद मिल जाता है। अब देख रहे हैं पहला पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, इससे हम सार्वांतर निकाल लेंगे। सार्वांतर d बराबर देखिए सार्वांतर d बराबर सार्वांतर d जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद देख रहे हैं a2 1 है माइनस a1 3 है, 1 से 3 घटाएंगे तो देख रहे हैं माइनस 2। तो इस प्रकार से सार्वांतर d का मान मिल जाता है। अब हमको प्रथम, द्वितीय और nवां पद ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं पहला पद तो हमने निकाल लिया a1 बराबर 3 और इसके बाद दूसरा पद a2 का मान 1। अब हमको nवां पद और ज्ञात करना है। तो nवें पद का सीधे आप फार्मूला जानते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखें फार्मूले में मान रख देंगे, a प्रथम पद 3 है प्लस n के स्थान पर n ही रखेंगे क्योंकि nवां पद ज्ञात करना है, इंटू डी सार्वांतर d देख रहे हैं माइनस 2। तो इस प्रकार से सरल करेंगे तो 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस और 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n, फिर देखें माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो देख रहे हैं ये nवें पद का मान होगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 3 मान पूछ रहा था, तो इस प्रकार से हम तीनों मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 3 का अथवा। देखिए प्रश्न 3 के अथवा में दिया है, कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफी आसान प्रश्न आया हुआ है। देख रहे सबसे पहले इसमें हम भिन्न मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। आप देखिए प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार देखें तो प्रथम शर्तानुसार देख रहे प्रथम शर्तानुसार
ठीक है, प्रश्न की पहली शर्त कहती है कि यदि अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश और हर दोनों में एक जोड़ देंगे, तो देख रहे हैं अंश में x प्लस वन और हर में एक जोड़ेंगे तो y प्लस वन, और यही बराबर हो जाता है कि 4/5। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए तिरछा गुणा करते हैं तो 5 का गुणा x प्लस वन में होगा, तो 5x प्लस 5 बराबर, और 4 का गुणा y प्लस वन में करेंगे तो 4y प्लस 4। तो इस प्रकार से देखिए x y के पदों को पक्षांतर करके यदि हम एक और कर लें तो 5x माइनस 4y बराबर, देख रहे 5 को पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, तो इस प्रकार से 5x माइनस 4y बराबर 4 से 5 घटाएंगे -1। तो देख रहे पहला समीकरण बन जाता है। इसके बाद प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार देखें, देख रहे द्वितीय शर्तानुसार, देखिए प्रश्न की दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त में कहता है यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो देख रहे अंश और हर प्रत्येक से एक घटाने पर x माइनस वन अपान वाई माइनस वन, और यही बराबर हो जाती है 3/4 के। इसमें भी देख रहे तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करने पर 4x माइनस 4 बराबर 3y माइनस 3। अब देखें x y के पदों को पक्षांतर करके हम एक और कर लेते हैं, तो 4x माइनस 3y बराबर, देखें -4 पक्षांतर करेंगे प्लस 4 के रूप में जाएगा, तो इस प्रकार से 4x माइनस 3y बराबर 4 से 3 घटाएंगे 1। देखिए दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हमको समीकरण 1 और 2 में कोई एक गुणांक बराबर कर लेना है, तो देख रहे y का गुणांक दोनों में समान कर लेते हैं। तो y का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 में देख रहे 3 से गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 पचे 15, ठीक है 3 पचे 15x माइनस 3 चौको 12y बराबर -3 एकम 3। मान लीजिए तीसरा समीकरण बन जाता है, और समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 एकम 4। देखिए चौथा समीकरण बन जाता है। अब इन दोनों समीकरणों में आप देख रहे हैं y का गुणांक समान है, लेकिन चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे तो घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं y प्लस माइनस में 12y कैंसिल हो जाएगा, 15x से 16x घटाएंगे -x बराबर, देखिए -3 -4 मिलकर -7, माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर दें तो देखें x बराबर 7 मिल जाता है। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान यदि हम समीकरण 1 में रखें, देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है, देखिए समीकरण 1 है 5x माइनस 4y बराबर -1, 5x की जगह 7 रख देंगे, -4y बराबर -1, सरल करेंगे 7 पना 35, देखिए -1 पक्षांतर करेंगे प्लस में आएगा, और इस -4y को पक्षांतर करेंगे +4y में, 35 1 36 बराबर 4y। तो इस प्रकार से देखिए y बराबर मिल जाएगा 36/4, 4 9 36, तो देखें y का मान 9 मिल जाता है। इस प्रकार से भिन्न यदि देखें, अतः भिन्न बराबर, देखें भिन्न x/y माना गया था, तो x का मान 7 मिला और y का मान 9, तो इस प्रकार से भिन्न 7/9 के बराबर होगी। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चाहे तो इसकी उत्तर की जांच कर सकते थे। देखिए उत्तर की जांच के लिए प्रश्न की पहली शर्त थी कि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो देख रहे दोनों में एक जोड़ेंगे तो 7 1 8 9 1 10, 8/10 सरल करेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, देख रहे 4/5 मिल जाती है, और दोनों से एक घटाएंगे तो 6/8 सरल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 3/4, देख रहे 3/4 दिया है प्रश्न में।
तो इसका अर्थ है कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 4 को। देखिए प्रश्न 4 में दिया है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 6 अंक में आया हुआ है और वैसे भी सामान्यतः ऊंचाई दूरी का आपको 6 अंक का ही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं एक बहुमंजिल भवन के शिखर से। तो देख रहे हैं एक कोई बहुमंजिल भवन है और उसके शिखर से कह रहा देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये एक बहुमंजिल भवन है। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। ए बी एक बहुमंजिल भवन से और सी डी ये 8 मीटर एक ऊंचा भवन है। हाँ देखिए प्रश्न कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो देखिए ये बहुमंजिल के भवन का शिखर ए बिंदु है। यहां से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। तो देख रहे हैं यहां से यदि आप अवनमन कोण को बनाते हैं तो शिखर और इसके बाद इसके आधार का अवनमन कोण क्रमशः कह रहा 30 अंश और 45 अंश हैं। तो देख रहे हैं इनका एकांतर कोण अवनमन कोण देख रहे हैं शिखर का 30 अंश जबकि उसके तल का अवनमन कोण 45 अंश है। इन्हीं का यदि आप एकांतर कोण लें तो देख रहे हैं कोण 30 अंश है और जबकि ये कोण 45 अंश है। और पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो मान लीजिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h है और इसका नाम हम ई दे देते हैं। तो देख रहे हैं चूंकि सी डी 8 है तो बीई की माप भी 8 मीटर होगी और इसके बाद यदि हम ऊपर की माप निकालें तो देख रहे हैं h से 8 घटा लेंगे, h माइनस 8। तो एक तो हमको h का मान निकालना है, दूसरा दोनों भवनों के बीच की दूरी अर्थात BC इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। h और x दो मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं CD भवन है जबकि AB बहुमंजिला भवन है। AB जो दिया है ये बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिल भवन। तो देख रहे हैं इस प्रकार से चित्र बनता है। अब इसको हम हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं यदि हम tan 45 अंश लें तो tan 45 अंश बराबर मिल जाएगा लंब बटे आधार। लंब देख रहे हैं AB है, आधार BC। tan 45 अंश का मान जानते हैं एक, AB हमने h माना है, BC देख रहे हैं x है। तो इस प्रकार से x बराबर h मिल जाएगा। ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज AED में लेंगे। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में देख रहे हैं कोण 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर होगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब देख रहे हैं AE अपान आधार DE, मान रख देते हैं AE देख रहे हैं h माइनस 8 बटे DE, DE देख रहे हैं x के ही बराबर होगा। अब हम tan 30 अंश का मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं tan 30 का मान जानते हैं 1 बटे √3 बराबर h माइनस 8 बटे x। x देख रहे हैं समीकरण 1 से h के बराबर है। तो इस प्रकार से तिरछा गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं तिरछा गुणा करने पर h बराबर √3 का गुणा करेंगे तो √3h माइनस 8 √3। आप देख रहे हैं h के पदों को एक और कर लेंगे तो 8 √3 पक्षांतर करेंगे प्लस में आएगा और इस h को पक्षांतर करें तो देख रहे हैं माइनस में जाएगा, दोनों से h को कॉमन कर लेंगे। तो देख रहे हैं √3 माइनस 1 और हमने h कॉमन कर लिया। अब h बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं √3 माइनस 1 पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में आएगा
तो h बराबर 8√3 बटे देख रहे √3 माइनस 1। अब हमको हर की संयुग्मी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो √3 माइनस 1 की संयुग्मी √3 प्लस 1 होगी, इसका हम गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हर में माइनस प्लस वर्गांतर बन जाएगा। तो देख रहे हैं 8 इंटू √3 का देख रहे हैं इस ब्रैकेट में यदि हम गुणा कर लें तो √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 प्लस देख रहे √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार से सरल किए 8 इंटू देख रहे 3 प्लस √3 का यदि मान रखते हैं 1.732 बटे 3 माइनस 1 2 2 से 8 काटेंगे 2 चौको 8। तो इस प्रकार से आपने देखा 4 इंटू सरल करेंगे 3 में 1.732 जोड़ेंगे तो 4.732 मिल जाएगा। देख रहे 4 से गुणा कर लें, 4 दुनाई 8, 4 तेई 12 और 4 सत्ते 28, 1 29। हासिल देख रहे हैं 2 मिले, 4 दुनाई 8, 4 तेई 12, 4 सत्ते 28, 1 29 और 4 चौको 16, 16 2 18। तो इस प्रकार से दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे तो देख रहे हैं h बराबर 18.93 मीटर। तो देख रहे हैं ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई का मान होगा। और इसके बाद पूछा था दोनों भवनों के बीच की दूरी अर्थात यक्ष का मान। तो समीकरण 1 से आप देख रहे हैं यक्ष और एच दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 से यक्ष बराबर एच का मान देख रहे हैं मिला है 18.93 मीटर। तो देख रहे हैं यही दोनों भवनों के बीच की दूरी का मान होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं 6 अंक की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 4 के अथवा में दिया है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए सबसे पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इनको तोड़ लेंगे। तो देख रहे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसी प्रकार से देख रहे इस दूसरे ब्रैकेट को भी हम तोड़ेंगे। तो काश स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा। इस प्रकार से देख रहे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इनको तोड़ लिया। अब सरल करेंगे। सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को पास पास लिख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इनको पास पास लिखेंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा में सर्वसमीका लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा और देख रहे हैं इंटू कोसेक। कोसेक चूंकि 1/साइन थीटा होता है प्लस ऐसे सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 काश थीटा इंटू सेक थीटा को हम 1/कॉस थीटा लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर जो सर्वसमीका का प्रयोग किया गया है तो देख रहे एक तो सर्वसमीका लगाई गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और इसके बाद दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसकी जगह भी जानते हैं 1 होता है। इसका भी अब हम प्रयोग करेंगे। देखें इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस फिर देख रहे हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस
देखिए साइन थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल होगा तो 2 और 1 का गुणनफल देख रहे हैं 2 प्लस फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस देख रहे कास थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो 2 और 1 का गुणनफल 2। इस प्रकार से देखिए पहले हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं 1 1 2 2 4 1 5 5 2 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सिद्ध कर लेंगे। तो देख रहे हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसके बाद हम देखेंगे पांचवें प्रश्न को। देखिए प्रश्न 5 में पूछा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 5 को। तो देख रहे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो इसका हम पहले चित्र बनाते हैं। तो देख रहे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त की कह रहा जीवा, मान लीजिए जीवा ए बी, और वृत्त के केंद्र पर कह रहा समकोण अंतरित करती है। तो देखें इस प्रकार से समकोण बनाती है, कोण 90 अंश है, त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर है, केंद्र मान लेते ओ है। तो प्रश्न कहता है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं ये हमारा लघु वृत्तखंड है। सबसे पहले हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर पूरी वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए ये फार्मूला है, इसी में हमको मान रख देना है। चित्र से देख रहे हैं त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर है और कोण थीटा बराबर 90 अंश। तो इन मान को हमको रख लेना है। आर की जगह देख रहे 14 है, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 इंटू पाई थीटा, थीटा का मान देख रहे हैं 90 अंश दिया है, बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देख रहे हैं साइन थीटा 90 अंश है, साइन 90 अंश। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर आप देख रहे हैं 14 का स्क्वायर 196 इंटू 9 चौको 36, देख रहे हैं पाई बटे 4, और पाई का यदि हम मान रख लेते हैं, पाई का मान जानते हैं 3.14, 3.14 बटे 4 माइनस 1/2 इंटू साइन 90 का मान देख रहे हैं 1 होगा। 4 2 का लासा ले लेंगे तो देख रहे हैं 196 इंटू लासा लिए 4, देख रहे 3.14 माइनस 2 दुनाई 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से देख रहे 4 से 196 को काटेंगे, 4 चौको 16, 3 19 4 9 36। इस प्रकार से देख रहे मान मिल जाएगा 49 गुणे 3.14 से 2 घटाएंगे तो 1.14, देख रहे इसका गुणा कर लेंगे। तो 49 में आप 1.14 से गुणा करेंगे तो देख रहे 49 गुणे 1.14। ठीक है पहले 9 से गुणा करते हैं, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 3 11, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 मिले और 9 एकम 9, 3 हासिल जोड़ेंगे 9 3 12, और फिर देख रहे हैं 9 एकम 9, 1 हासिल, तो 9 1 10। अब इसके बाद 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5 और 4 एकम 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 6 6 2 8 5 4 1 5, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे,
तो यही बराबर मिल जाएगा 55.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मान होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 55.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देख रहे हैं, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर अर्थात पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 इंटू आर 14 है, 14 गुणे 14 काट देंगे। देखिए 7 दुनाई 14, इस प्रकार से 22 दूनी 44 गुणे 14, 44 में 14 से गुणा करेंगे, 14 चौक 56 और 56 5 हासिल जोड़ देंगे तो 56 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा। इस प्रकार से दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 616 माइनस 55.86। देखिए घटाएंगे 10 से 6 घटा 4 और बचा 9, 9 से 8 घटाएंगे 1, बचा 5, 5 से 5 घटाएंगे 0। देखिए 5 से 5 घटा 0 और 11 से 5 घटाएंगे 6, 5, 560.14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मान होगा। तो देख रहे हैं यही दोनों मान हमको ज्ञात करना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 5 का अथवा। देखिए प्रश्न 5 के अथवा में दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की धारिता तथा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले इसका हम चित्र बनाते हैं कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो देखें इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, एक खोखले अर्धगोले के आकार का, देखें इस प्रकार से। अब आगे कहता है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक किरा खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस प्रकार से देखें इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है, खोखला बेलन। अब प्रश्न ये कहता है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसलिए त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाएगी। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या जानते हैं व्यास बटे 2, तो 2 सत्ते 14, तो त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और कहता है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखें इसकी कुल ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो देखें यहां से लेकर यहां तक टोटल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देख रहे हैं चूंकि ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तो ये माप 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखें तो 13 से 7 घटा देंगे तो 7 6, देख रहे हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई का मान 6 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाएगा। अब सबसे पहले ज्ञात करना इस बर्तन की धारिता। देखिए बर्तन की धारिता बराबर होगी बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतनों को जोड़ लेंगे। तो देख रहे बर्तन की धारिता बराबर बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। देखिए दोनों के आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसको सरल कर लेते हैं। पाई 22/7
इंटू आर स्क्वायर, आर का मान देख रहे हैं 7 है तो 7 गुणे 7 इंटू बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 मिला है 6 प्लस 2/3 गुणे 22/7 गुणे देखिए आर क्यूब, आर 7 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखिए एक 7 यहाँ ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक 7 यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 दोनों से कॉमन कर लेते हैं, 22 गुणे 7 कॉमन कर लेंगे तो देखिए पहले से शेष बचता है 6 प्लस दूसरे में देखेंगे 22 7 निकल गया तो 7 दुनाई 14/3, 14/3 सरल कर लेंगे तो सरल करने पर आप देख रहे हैं 7 दुनाई 14 और 7 दुनाई 14 एक 15, 154 गुणे देखिए लाशा लेंगे 3 मिल जाएगा, तीछक 18 प्लस 14। तो इस प्रकार से सरल करते हैं, देख रहे हैं 154 गुणे 18 14 जोड़ेंगे तो 18 10 28 4 32/3। तो देखिए 32 में 154 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 154 गुणे 32 का मान यदि हम निकालें, देख रहे 154 गुणे 32 कर लेते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 एक 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16 और 3 एक 4 तो 8 2 6 3 9 4 और देख रहे हैं इसमें 3 से भाग देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं गुणनफल मिला 4928/3। सरल करेंगे 3 एकम 3, 1 4 19 तीछक 18, 1 19 3 चौको 12 फिर देख रहे हैं 3 दुनाई 6, 2 8 तीछक 18 फिर तीछक 18 तो कह सकते हैं 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बर्तन की धारिता का मान होगा। देखिए बर्तन की धारिता कह सकते हैं आता है, बर्तन की धारिता बराबर आता है, बर्तन की धारिता ये बराबर 16,1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखें ये इसके पहले भाग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब यदि हम देखें, इसमें पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखने दोनों को जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा। देखें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखिए मान रख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πR²। देख रहे दोनों को जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से 2πRH देख रहे 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 7 है, h बेलन की ऊंचाई 6 है प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे r 7 गुणे 7 देख रहे सरल करेंगे, एक 7 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं 22 दूनी 44 और 44 में फिर 6 से गुणा करेंगे या 6 दुनाई 12 तो देख रहे 22 दूनी 44 गुणे 6 प्लस 22 दूनी 44 गुणे 7। देखिए 44 कॉमन कर लेंगे, 44 कॉमन करेंगे तो 6 प्लस 7, 7 6 13, 44 गुणे 13 देखिए गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, देखिए 13 चौको 52 और 13 चौको 52, 5 हासिल जोड़ेंगे तो 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। आता है बेलन का, बेलन नहीं बल्कि बर्तन का, आता है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये सेकंड आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।